अपलोड हो रही हैं, लेकिन आप फिर भी वीडियो लाइक और चैनल नहीं करते। आपकी तरफ से वीडियो पर लाइक और सपोर्ट ही मुझे लॉन्ग वीडियो अपलोड करने पर मजबूर करते हैं। अगर आपके लाइक कम हुए तो फिर छोटी एपिसोड ही अपलोड होंगी, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। शुक्रिया। जुनैद ने अपने बचाव के लिए हाथों को खोलकर अपने आगे कर लिए। मैं भी हंसता हुआ अमनाही के मुंह में इसे गालियां देता हुआ दरवाजे को लॉक करने लग गया। फिर जुनैद ने शटर नीचे करके ताले लगाए तो मैंने जुनैद को कहा, तुम मेरे साथ ही चले जाना। तो जुनैद बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाभी के पीछे बैठ कर जाना है। मैंने इसकी तरफ मुक्का लहराते हुए कहा, इंसान बन जाओ। जुनैद हंसता हुआ बोला, यार मेरा मतलब कि भाभी ने साथ नहीं जाना। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसको थोड़ा काम है, वो लेट जाएगी। मैंने इसकी अम्मी को घर से लेने जाना है, तो तुम भी उधर मेरे साथ ही चले जाना, उधर से करीब ही तुम्हारा घर है। जुनैद बोला, वो अच्छा। फिर मैं और जुनैद बाइक पर उसके मोहल्ले की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमारी हल्की फुल्की नोक झोंक तंज ओ मजा चलता रहा। कुछ ही देर में हम जुनैद के घर पहुंचे। मैंने जुनैद को उतारा और फिर सूफी के घर की तरफ रवाना हो गया। सूफी के घर पहुंचकर मैंने डोर बेल दी तो माही ने पूछने के बाद दरवाजा खोला और मुझे अकेला देखकर हैरान होकर पूछने लगी, आपी आपके साथ थी? आई। मैंने बनते हुए कहा, लगता है तुम्हारी आपी पीछे से कहीं गिर गई है। मैं अंदर दाखिल हो गया। माही भी मेरी बात सुनकर हंसते हुए बोली, यासिर भाई, आपी अगर गिरती तो अपने आपी से पहले गिर जाना था। मैंने कहा, वो क्यों जी? माही बोली, जितनी आपको आपी की और आपी को आपकी फिक्र रहती है, इस वजह से कह रही हूँ। आप दोनों को नजर बद से बचाए। मैंने माही की तरफ देखते हुए कहा, वाजी वाह, मेरी बहन तो जासूस भी निकल आई। माही बनते हुए बोली, भैया जी, इश्क और मश्क कभी नहीं छुपता। बातें करते हुए हम टीवी लाउंज में पहुंच गए। सामने आंटी को देखते हुए मैं बात को बदलते हुए बोला, वो सूफी ने लेट आना था, इसके पास कस्टमर्स का रश था। आंटी भी मेरी तरफ देख रही थी और उनके चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट थी। मैंने आंटी को सलाम किया और सर झुकाकर उनसे प्यार लिया। आंटी बोली, किसने लेट आना है? मैंने कहा, आंटी जी, सूफी के पास ब्राइडल तैयार होने आई हुई थी और उसके साथ और भी लड़कियों ने मेकअप करवाना था। तो सूफी ने कहा कि मैं आपको और माही को इसके पास छोड़ जाऊं क्योंकि इसको काफी देर हो जाती है। आंटी बोली, चलो अच्छा किया तुम आ गए, और तुमने वैसे भी गाँव जाना है तो लेट हो जाओगे। मैंने मजीद अपने नंबर बनाते हुए कहा, आंटी जी, मैंने तो इसको कहा था कि मैं इंतजार कर लेता हूँ, खामखा आप लोगों को तकलीफ देनी है। आंटी बोली, नहीं बेटा, हालात सही नहीं है और तुम्हारे गाँव का रास्ता भी काफी जगह से बिल्कुल सुनसान है। धुंध और इतनी सर्दी में देर से जाना बेवकूफी है। तुम हमारी फिक्र ना करो, हम वापस आ जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी की तबीयत भी सही नहीं रहती, इसलिए तुम्हें टाइम से घर जाना चाहिए। ये साथ ही आंटी ने माही को बुर्का पहनने का कहा। मैंने आंटी से पूछा कि आप गांव से कब आई थी और कैसा लगा गांव का माहौल और हमारा घर। आंटी बोली, बेटा, मेरी तो पैदाइश भी गांव में हुई थी और गांव के माहौल में ही जुबान हुई, और फिर सूफी के पापा से शादी होने के बाद मैं शहर में आ गई। आज गाँव जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ जितना सुकून मिलता है वो यहाँ शहर के शोर शराबे में नहीं। नाजिया बेटी ने हमारी बहुत खिदमत की, बहुत प्यारी और नेक बच्ची है। आंटी उठकर चादर लेने लगी। कुछ ही देर बाद माही भी बुर्का पहनकर आ गई और निकाब करते हुए बोली, चली अम्मी। आंटी बोली, हाँ बेटा चलो। और फिर आंटी अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, कोई हाल नहीं मेरा। माही बच्चे, तुम भी भला भाई को चाय पानी पिला देती, मेरे तो दिमाग से निकल गया। ये मैं हंसते हुए आगे बढ़ा और आंटी के कंधे को पकड़कर उनके साथ लगते हुए बोला, आंटी जी, मैं कौन सा मेहमान हूँ जो आप ऐसी कह रही है? ये मेरा अपना घर है। अगर मैंने कुछ खाना पीना होता तो अपनी बहन को कान से पकड़कर भी कह सकता था। आप ऐसी बात मत सोचा करें और चली जल्दी से। ये आंटी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे सर को अपने कंधे से लगाते हुए मेरे माथे को चूम कर मुझे ढेर सारी दुआएं देने लग गईं। और फिर हम बाहर निकले। आंटी मेरे पीछे बैठे और माही आंटी के पीछे, और मैं उनको लेकर पार्लर पर पहुंचा। बाजार काफी बंद हो चुका था। नीचे बेसमेंट में भी एक दुकान और सूफी के साथ वाला पार्लर खुला हुआ था। आंटी और माही पार्लर में चली गईं और मैं आंटी और सूफी से इजाजत लेकर गाँव की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर अम्मी से हाल अहवाल पूछा तो अम्मी ने बताया, बेटा पता नहीं, मेरा सांस एकदम रुक सा जाता है। मैंने परेशानी का इजहार करते हुए कहा, अम्मी चली मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ, डॉक्टर से दोबारा चेक करवा लेते हैं। अम्मी बोली, नहीं बेटा, तुम थके हुए आए हो, आराम करो, सुबह चले जाएंगे। मैंने काफी इसरार किया मगर अम्मी नहीं माने और मजबूरना मुझे हार मानना पड़ी। फिर नाजिया ने मुझे खाना लगाने का कहा तो मैंने कहा, मैं नहा लूं, तुम तब तक रोटी पका लो। मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। मोटर चलाकर ताज़ा पानी से नहाकर बाहर निकला। बैठक में जाकर मैंने ट्राउजर शर्ट पहनी और फिर खाना खाने के बाद अम्मी के पास चला गया और अम्मी के पाँव दबाने लग गया। अबू भी कमरे में थे। मैं अम्मी और अबू से बस उधर उधर की बातें कर रहा था, जबकि मेरा दिल कर रहा था कि अम्मी से पूछूं कि आपकी बहू पहली दफा घर आई थी तो आपको कैसा लगा। मगर अबू की मौजूदगी में मुझे सूफी के बारे में बात करते हुए डर लग रहा था, इसलिए मैंने आंटी का पूछा कि वो कब गईं। तो अम्मी बताने लग गईं कि दोपहर का खाना खाकर चली गई थी। मैंने हम कहने पर इत्तेफाक किया। कुछ देर बाद अम्मी बोली, जाओ यासिर, पत्थर जाकर लेट जाओ, थके हुए होगे सारा दिन काम कर करके। मैंने अम्मी के पाँव दबाते हुए काफी इसरार किया कि बस कुछ देर और आपके पाँव दबा दूं, मगर अम्मी ने मुझे भेज कर ही दम लिया। मैं उठकर सीधा बैठक में आया और आकर बिस्तर पर लेट गया।
कभी सूफी के शक व शुबहात पर गौर करता रहा, कभी राशिदा के बारे में तो कभी लेडी डॉक्टर के बारे में, जिसको देखते ही मैं इसके हिस्न के सेहर में जकड़ा गया था। ऐसे ही मुख्तलिफ ख्यालों में डूबे हुए पता ही नहीं चला कब आंख लगी और मैं सो गया। सुबह हसब मामूल आपी ने मुझे उठाया कि 9 बज चुके हैं, उठ जाओ, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। मैंने आंख खोलकर सबसे पहले कलाक की तरफ देखा तो वाकई 9 बज चुके थे। मैं जल्दी से उठा और नहाकर कपड़े पहने और नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई तो नाजिया ने दरवाजा खोला तो सामने हंसता मुस्कुराता हुआ आंटी फरहत का चेहरा नमूदार हुआ और उसकी नजर जैसे ही बरामदे में बैठे मुझ पर पड़ी तो साथ ही जनाब की आंखों में हसरत नमूदार हो गई। आंटी फरहत सिकिन कलर के फिटिंग वाले सूट में हरनी की चाल चलती हुई सीधी मेरी तरफ आई। दरवाजा बजने की वजह से मेरी तवज्जो भी दरवाजे की तरफ थी और जैसे ही फरहत का दीदार हुआ तो दिमाग की बत्ती जलने बुझने लग गई। अच्छे भले नेक इंसान को गुनाहगार कर दे। आंटी फरहत सीधी मेरे पास बरामदे में आई और बड़ी अदा से बोली, सलाम वाजी वाह, इतनी सर्दी में बाहर सह में बैठकर अकेले अकेले नाश्ता हो रहा है। मैं चारपाई पर सीधा होकर बैठते हुए मुस्कुराते हुए बोला, आ जाएं आप भी कर लें, असल में शुरू से मेरी आदत है कि मैं नाश्ता सह में बैठकर करता हूँ, आ जाएं आप भी। आंटी फरहत बोली, शुक्रिया, मैं नाश्ता करके आई हूँ। और फिर उधर उधर देखते हुए बोली, खाला किधर है? तभी पीछे खड़ी नाजिया बोली, आंटी जी अम्मी अंदर कमरे में हैं, आ जाएं। ये कहते हुए नाजिया आंटी फरहत को लेकर अम्मी के कमरे की जानिब चली गई और मैंने सिक का सांस लिया और नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। नाश्ता करके मैं भी अम्मी के कमरे में चला गया। आंटी फरहत अम्मी के पास बैठी अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे देखकर आंटी बोली, यासिर तुमने 3 बजे खाला को गुलशन कॉलोनी में खान मेडिकल केयर अस्पताल में लेकर जाना है, खाला का वहां से दोबारा टेस्ट करवाना है। तुम ठीक 3 बजे खाला को लेकर उधर लाजमी पहुंच जाना और मैं भी उधर जाएगी क्योंकि डॉक्टर खान 5 बजे तक चेकअप करते हैं तो वहाँ रश काफी होगा। फिर डॉक्टर खान सरकारी अस्पताल चले जाते हैं तो हम टाइम से चेक करवा कर वहीं से टेस्ट की रिपोर्ट लेकर वहीं डॉक्टर खान को दिखा लेंगे। मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, जी अच्छा। और आंटी फरहत उठते हुए अम्मी के कंधे को थपथपा कर बोली, खाला जान अब परेशान मत हो, मेरे ख्याल से सांस वाली नाली में बलगम वगैरह के होने की वजह से सांस में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी डॉक्टर खान बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, वो आपका बहुत तवज्जो से चेकअप करेंगे। फिर आंटी फरहत अम्मी से इजाजत लेते हुए बाहर निकलने लगी तो अम्मी ने फिर मुझे कहा कि आंटी फरहत को अस्पताल छोड़ते जाना। मुझे तो पहले भी अम्मी से यही उम्मीद थी, मैं तो बस ऑर्डर मिलने के इंतजार में खड़ा था। मैंने बड़ी फरमाबरदारी से कहा, जी अम्मी जी मैं आंटी को छोड़ते जाऊंगा। मैंने आंटी फरहत की तरफ देखते हुए आंटी जी पर बड़ा जोर देकर कहा तो आंटी फरहत ने भी साथ ही मुझको घूर कर देखा और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी आंटी फरहत के पीछे पीछे चलता हुआ बाइक की तरफ चला गया। बाइक को स्टार्ट किया और दरवाजे से बाहर निकाल कर गिल्ली में खड़ा हो गया। आंटी फरहत भी बाहर निकल आई और फिर चादर लपेटकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर जंप मारकर मेरे पीछे बैठ गई। मेरे कंधे को मजबूती से पकड़कर बोली, चलो जी। मैंने एक नजर दरवाजे पर डाली और बाइक को आगे बढ़ा दिया। गांव से निकलने से पहले मैं बड़ा शरीफ बनकर खामोशी से बाइक चला रहा था, मगर जैसे ही मैं गांव की हुदूद से बाहर निकला तो मैंने साथ ही बाइक की स्पीड भी आहिस्ता कर दी और थोड़ा खिसक कर पीछे होकर आंटी फरहत के साथ टेक लगाकर साथ चिपका कर आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाते हुए शहर की जानिब रवाना हो गया। थोड़ा आगे जाने के बाद आंटी फरहत ने खामोशी तोड़ी और बोली, बेवफा तुम रात को आए थे? मैंने अम्मी की तबीयत खराब होने का बहाना करते हुए कहा। वो मैंने आना था, मेरा दिल भी बहुत कर रहा था, मगर अम्मी की तबीयत खराब थी तो रात देर तक अम्मी के पास बैठा रहा और फिर मैं कमरे में आया तो भाई मेरे पास लेट गया, इस वजह से मैं नहीं आ सका। वरना आपको तो पता ही है कि अगर मुझे कोई मजबूरी ना होती तो कल सारी रात अब मेरे पास होती। मेरी बात सुनकर आंटी ने मेरे कंधे पर चुटकी काटी और फिर हल्की सी मेरे कंधे पर चपत लगाते हुए बोली, बड़े ही बेशर्म हो तुम यासिर। मुझे बहुत गुदगुदी हुई जिसकी वजह से मेरी हंसी निकल गई और मैंने आंटी के नर्म नर्म हाथ पर हाथ रख लिया और आंटी को ऐसी करने से रोकते हुए हंसते हुए बोला, लो जी मैंने कौन सी बेशर्मी वाली बात की थी? आंटी फरहत बोली, तो और क्या ये बेशर्मी ही तो है। मैंने कहा, अच्छा तो जरा मुझे बताएंगी कि मुझे रात को बिला कर क्या करना था? आंटी फरहत बोली, जब आते तो ये भी बता देती, मगर जनाब को फुर्सत ही कहाँ है। मैंने कहा, तो अभी बता दें ताकि मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँ। वो आंटी बोली, तुम तैयारी शियरी को रहने दो, बस आ जाना, तैयार शियर मैं तुम्हें खुद ही कर लूंगी। और हाथ को पीछे खींचते हुए मेरे कंधे पर सर रख कर हंसते हुए बोली, यासिर तुम बहुत गंदे हो, शर्म करो, राह चलते हुए ऐसी हरकतें करते हो। मैंने बेशर्मी से कहा, फिर क्या हुआ, मैं तो आपके हाथ में पक्का सबूत दे रहा था ताकि आपको यकीन आ जाए कि मेरा कितना दिल कर रहा है आपके पास आने को। ये मेरी बात पर आंटी ने एक फलक शिगाफ कहका लगाया और बोली, यासिर तुम भी ना ओ। मैंने कहा, क्या? आंटी बोली, कुछ नहीं, सीधा ध्यान करके बाइक चलाओ। जबकि आंटी अपनी हंसी पर कंट्रोल कर रही थी। मैंने कहा, अपने सबूत को इतनी जल्दी हाथ से निकाल दिया। मेरी बात सुनकर आंटी की फिर हंसी छूट गई और आंटी हंसते हुए मेरे साथ चुपकी जा रही थी, जिससे मुझे बहुत मजा आ रहा था। आंटी बोली, यासिर चुप हो जाओ। ओ मैंने फिर कहा, अच्छा पकड़ी तो सही। वो आंटी ने खुद पर कंट्रोल करते हुए अपनी हंसी को रोका और गला खंगालने के बाद बोली, यासिर बदतमीजी न करो, वैसे कोई देख लेगा। इतनी देर में हम अस्पताल वाले रोड की तरफ मुड़ गए। मैंने भी बात को वहीं खत्म कर दिया और कुछ आगे जाकर इमरजेंसी के करीब ब्रेक लगाई। आंटी उतर कर चादर दुरुस्त करने लग गई। मेरी नजर आंटी की आंखों पर पड़ी जहां पानी की लकीरों के दाग थे, जैसे आंखों से पानी बहा हो। मैंने आंटी को कहा, ये आपकी आंखों को क्या हुआ है, जैसे आप रोई हूँ? आंटी चादर के प्लो से अपनी आंखों को साफ करते हुए बोली,
तुम जो मरासियों वाली हरकतें करते हो ये इसकी वजह से हुआ है। मैं क्यों रोना है, रोए मेरे दुश्मन। मैं समझ गया कि आंटी के बेतहाशा हंसने की वजह से आंखों से पानी निकला है। मैंने कहा अच्छा फिर मैं चलता हूँ, शाम को डॉक्टर खान के अस्पताल में मुलाकात होगी। आंटी मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए बाई बाई कहती इमरजेंसी की तरफ चली गई, जबकि मैं सीधा सूफी के घर पहुंचा। माही ने दरवाजा खोला और सलाम दुआ के बाद मैं अंदर चला गया। आंटी अपने कमरे में थी और सूफी शायद ऊपर कमरे में थी। मैं सीधा आंटी के पास गया, आंटी को सलाम किया, सर पर प्यार लिया और उनके पास बैठ गया। आंटी अम्मी की तबीयत के बारे में पूछने लग गईं। कुछ ही देर बाद सूफी और माही तैयार होकर कमरे में आ गईं। सूफी ने भी अम्मी का हाल अहवाल पूछा। मैंने इसे बताया कि आज अम्मी को लेकर जाना है, उनको सांस की प्रॉब्लम है। मैं माही और सूफी को लेकर उनके घर से रवाना हुआ। माही को कॉलेज उतारने के बाद मैं और सूफी बाजार आ गए। रास्ते में हमारे बीच कोई खास बात नहीं हुई। दुकान पर पहुंचकर सूफी नीचे बेसमेंट में चली गई, जबकि मैं दुकान खोलकर झाड़ पोंछ करने लग गया। तभी जुनैद भी आ गया और फिर हम काम में मसरूफ हो गए। मुझे 3 बजने का इंतजार था। काम में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। जैसे ही 3 बजने में कुछ वक्त रह गया तो मैं जुनैद को सारी बात बताकर पहले एक हमाम पर गया, वहां से शेव करवाई और फिर गांव की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने अम्मी को चेकअप के लिए जाने का कहा और खुद नहाने के लिए वॉशरूम घुस गया। नहाकर मैंने न्यू पेंट शर्ट पहनी जो ब्लू कलर की पेंट और इस पर ब्लैक टी शर्ट थी, इसके ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट पहन ली। ड्रेसिंग के बाद बाल बनाए और आईने में अपना जायजा लिया और खुद ही अपनी तारीफ करके सीटी बजाता हुआ कमरे से बाहर निकला तो सामने नाजिया खड़ी थी, जिसको देखते ही मेरी सीटी बंद हो गई, मगर उसने मेरी शोखी देख ली थी। इससे रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, वाह भाई बड़े हैंडसम लग रहे हो, अस्पताल जा रहे हो या किसी की शादी में? मैंने नाजिया को घूरते हुए कहा, क्यों, क्या सिर्फ शादी ब्याह में ही तैयार होकर जाया जाता है? नाजिया मुंह चढ़ाते हुए बोली, जाओ जी जाओ, जहां मर्जी जाओ, मुझे क्या। मैंने इसकी तरफ खजाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? नाजिया मेरे गुस्से को भांपते हुए मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं कहती, जाओ शाबाश, जहां जा रहे हो। नाजिया मुझसे जान छुड़वा कर अपने कमरे की तरफ चली गई और मैं अम्मी के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद अम्मी तैयार हो गईं। मैं अम्मी को लेकर गुलशन कॉलोनी पहुंचा। मैं पहली दफा इस कॉलोनी में आया था। कॉलोनी काफी बड़ी थी और वहां हर तरफ कोठियां ही थीं, जिनको देखकर लगता था कि यहाँ सब ही अमीर तरीन लोग रहते हैं। मैं कॉलोनी के मैन चौक में पहुंचा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि खान मेडिकल केयर अस्पताल किस तरफ से है। मजबूरना मुझे वहां से एक राहगीर से पूछना पड़ा तो इसने एक तरफ इशारा करते हुए मुझे रास्ता समझाया। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और बाइक को इस तरफ मोड़ दिया। कुछ ही देर में मुझे सामने अस्पताल का बोर्ड नजर आ गया। मैंने अम्मी को अस्पताल के बाहर उतारा और बाइक को स्टैंड में खड़ा करने के बाद अम्मी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ अस्पताल के अंदर चला गया। अस्पताल काफी बड़ा था और काफी अच्छा बना हुआ था। मैं अम्मी को लेकर काउंटर पर गया और वहां बैठी हुई नर्स से डॉक्टर खान का पूछा तो नर्स ने मरीज का पूछा तो मैंने अम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी वालिदा हैं और उनको सांस की प्रॉब्लम है। फिर मैंने नर्स को आंटी फरहत, डॉक्टर खान और उनकी बहन डॉक्टर मिनाहिल का हवाला दिया कि हम उनके जाने वाले हैं। मेरी बात सुनकर नर्स बड़ी बेरुखी से बोली, भाई यहाँ जो भी आता है वो यही बात करता है, अब प्लीज मरीज के बारे में बताएं। नर्स की बात सुनकर मुझे इस पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए इसे अम्मी की सारी कंडीशन बताने लगा। नर्स ने अम्मी को अपने पास रखे स्टूल पर बैठने का कहा। फिर वो अम्मी का ब्लड प्रेशर चेक करने लग गई और फिर पैड पर अम्मी का नाम, उम्र और एड्रेस लिखने के बाद पर्ची फाड़कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले और 500 रुपए फीस अदा कर दें। अगर डॉक्टर साहिब कहेंगे तो बाद में आपको वापस कर दी जाएगी और अब सामने वेटिंग रूम में कुछ देर इंतजार करें, मैं डॉक्टर साहिब को इन्फॉर्म कर देती हूँ। जैसे ही आपका नंबर आएगा आप उनके रूम में चले जाना। मैंने जेब से वॉलेट निकाला और उसको 500 रुपए देते हुए कहा, जी बेहतर। फिर मैंने कुछ सोचते हुए कहा, सिस्टर वो डॉक्टर खान की बहन क्या उधर ही है? तो नर्स ने चौंक कर मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, जी उधर ही हैं। मैंने कहा, अगर आप उनको बुला दें तो वो मुझे जानती है। नर्स ने मेरी तरफ देखते हुए काउंटर पर रखे इंटरकॉम के रिसीवर को उठाया और फिर एक बटन प्रेस किया और आहिस्ता से किसी से कुछ कहा और फिर रिसीवर रखकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप इधर वेटिंग रूम में तशरीफ रखें, वो अभी मसरूफ हैं। मैंने शर्मिंदा सा होकर इस बात में सर हिलाया और वेटिंग रूम की तरफ अम्मी को लेकर चल पड़ा। अस्पताल में ज्यादा रश था। मैं वेटिंग रूम में पहुंचा तो वहां 2-3 आंटियां और एक अंकल बैठे हुए थे जो शक्ल और सूरत से अच्छे खासे घराने के लगते थे। मैंने अम्मी को वेटिंग रूम में रखे सोफे पर बिठाया और रूम का जायजा लेते हुए अम्मी के पास बैठ गया। मैं बैठे हुए बाहर की तरफ देखने लग गया। मुझे आंटी फरहत पर गुस्सा आ रहा था, जिसने मुझे ऐसे मुतमईन करके उधर भेजा था जैसे मुझे उधर बड़ा प्रोटोकॉल मिलना है, मगर यहाँ तो मुझे आम मरीजों की तरह ट्रीट किया गया। और आंटी फरहत खुद भी नहीं आई, जबकि इसने वादी किया था कि वो मुझसे पहले उधर पहुंच जाएगी। और जिस हिस्म की देवी के लिए मैं वेल ड्रेस होकर आया था, इसने भी मुझे घास तक न डाली। पता नहीं क्यों मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, हालांकि ये सिर्फ मेरी सोच थी। खैर, मुझे बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक आंटी टाइप नर्स अंदर दाखिल हुई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, यासिर साहिब आप हैं? मैंने खड़े होते हुए इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी मैं ही हूँ। तो नर्स बोली, आप मरीज को लेकर मेरे साथ आएं? मैंने कहा, जी अच्छा, और अम्मी को बाजू से पकड़ते हुए उठाया और अम्मी को लेकर नर्स के पीछे पीछे चल दिया।
नर्स कुछ दूर जाकर एक रूम के पास खड़ी हुई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप अंदर चले जाएं, डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखते ही मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं और मेरे कदम वहीं रुक गए और मैं भूल गया कि मेरे साथ मेरी अम्मी है जिनका हाथ मैंने पकड़ा हुआ था। मेरी हालत ऐसी कैसे न होती, क्योंकि दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी डॉक्टर खान की बहन हिस्न की मलिका माँ जबीन दोशीजा कुर्सी पर टांग रखे जलवागर थी। हल्के पीले रंग का प्रिंट सूट पहने हुए, हाथ में पकड़ी हुई पिंसल को अपने होंठों में लिए, अपनी गुलाब की पंखड़ियों में पिंसल को घुमाते हुए, सियाह पलकों को झपकाते हुए कातिलाना अदा से दरवाजे की जानिब देख रही थी। इसकी इस दिलफरेब अदा ने मुझे मुजस्समा बनने पर मजबूर कर दिया। काश मैं पिंसल की नोक होता और पिंसल की सियाही की तरह इसके लुबाब दहन में घुल जाता और वो मीठे मशरूब की तरह मुझे घुल जाती और मैं इसके अन में बस जाता। उफ, क्या अदा थी इस जालिम की। इस अदा ने मुझे हर चीज से बेगाना कर दिया। मैं ये भी भूल गया कि इसके पास इसका भाई डॉक्टर खान बैठा हुआ, कहीं वो मेरी इस छेछेवरी हरकत को नोट न कर ले। चंद लम्हों के बाद इस हसीना ने होंठों से पिंसल को निकाला और मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, आ जाए अंदर। उस जालिम ने मुझे सही से अपने उन गुलाबी रुखसारों का दीदार भी नहीं करने दिया। इसकी ये बेनियाजी ही मुझे इसके कुर्ब के लिए बेचैन करती थी। जिस बेनियाजी से इस दोशीजा ने मुझे अंदर आने की दावत दी थी, शायद वो ये समझ रही थी कि मैं अंदर आने की इजाजत मिलने के लिए दरवाजे में रुक गया हूँ। मगर वो जालिम मेरे दिल के हाल से कहाँ वाकिफ थी कि मैं तो इस सेहर अंगेज दोशीजा के सेहर में जकड़ा वहीं जुब्बा बन गया हुआ था और उसने किस बेनियाजी लापरवाही से कह दिया कि अंदर आ जाओ। एक पिल के लिए भी इस मगरूर हसीना ने मेरी आंखों को नहीं देखा, जो इसकी सिर्फ एक अदा को देखने के लिए पत्थर बन गई थी। इसकी दिलफरेब आवाज ने मुझे चुप न किया और उसकी आवाज ने मुझे लम्हा भर में ख्याली दुनिया से लाबाहर फेंका। मैं अम्मी की तरफ मुतवज्जे हुआ और इस दिल गिरफ्ता की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए अम्मी का बाजू पकड़े अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही मेरी कमरे के दूसरी जानिब नजर पड़ी तो टेबल के दूसरी तरफ डॉक्टर खान बैठा हुआ था और उसके बिल्कुल सामने दरवाजे के पास वो हिस्न की शहजादी बैठी हुई थी। मैंने अंदर दाखिल होकर डॉक्टर खान को सलाम किया तो इसने भी मुस्कुरा कर मेरे सलाम का जवाब दिया और अम्मी को अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने का कहा। अम्मी डॉक्टर खान के पास बैठ गई जबकि मैं दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर साहब ने अम्मी से हाल अहवाल पूछने के बाद अम्मी से सांस रुकने की कैफियत के बारे में पूछना शुरू कर दिया और अम्मी इसको तफसील से अपनी बीमारी के बारे में बताने लग गईं। और मैं भी इस मलिका हिस्न के दीदार से थोड़ी देर के लिए मतनफिर हो गया, क्योंकि इसके भाई की मौजूदगी में एहतियात लाजिम थी। खैर, मैं डॉक्टर खान और अम्मी की गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था और डॉक्टर खान की हिदायत को बड़े गौर से सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक तरफ से दो आंखें गौर से देख रही हैं। जैसे ही मेरी छठी हिस्स ने मुझे चौकस किया तो मैंने इसी तरफ सर घुमा कर देखा तो डॉक्टर खान की बहन डॉक्टर मिनाहिल बड़े गौर से मेरी तरफ देख रही थी। अचानक इसकी तरफ देखने से हमारी नजरें चंद लम्हों के लिए एक दूसरे से टकराईं तो इस जालिम ने बड़ी संजीदगी और लापरवाही बेनियाजी से अपनी झेल सी आंखों को घुमाकर अपने भाईजान डॉक्टर खान की तरफ देखने लग गई और मुझे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे इसकी नजरों में मेरी कोई वकात ही नहीं, जबकि वो कुन आंखियों से मुझे देख रही थी। क्यों देख रही थी मुझे इसके दिल के हाल का इल्म न था, मगर वो मेरी तरफ देख जरूर रही थी। मेरे देखने से इसकी नजरों का एकदम घूम जाना, बस इस हसीना की उन्हीं अदाओं ने मुझे मजीद अपनी तरफ रागिब कर लिया और अपना कुर्ब हासिल करने के लिए लम्हा बालम्हा उकसाना शुरू कर दिया। इसकी हर अदा मेरे अंदर उसको पाने का जज्बा बढ़ा रही थी। इस हसीना का कुर्ब हासिल करना ही अब मेरा मकसद बन गया था। मुझे इसका यूं अनजान बनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि जब वो अपनी भाभी यानी डॉक्टर खान की बीवी के साथ आए तब तो वो मेरे साथ बड़ी फ्रैंकली बात कर रही थी और मेरा अपनी भाभी से भी बड़ा परजोश अंदाज से तारुफ करवाया था, और आज वो अपने भाई के सामने ऐसी बैठी थी जैसे मुझे जानती भी ना हो। खैर, मैंने अपनी नजरें इसके चेहरे पर गाड़े रखी। इसे भी मेरी नजरें अपने चेहरे पर छने का एहसास हुआ तो उसने यकलख्त नजरों को घुमाकर मेरी तरफ देखा तो फिर नजरें एक दूसरे से मिले और इस बार मुझे अपनी नजरों को झुकाना पड़ा और फिर डॉक्टर मिनाहिल भी मुझे इग्नोर करके बेनियाजी से डॉक्टर खान की तरफ देखने लग गई। अम्मी और अपने भाईजान डॉक्टर खान की गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से सुनने लग गई। डॉक्टर खान साथ साथ पैड पर कुछ लिखते जा रहे थे और साथ साथ अम्मी से गुफ्तगू करते जा रहे थे। फिर डॉक्टर खान ने पर्ची पेड़ और अपनी बहन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिनाहिल ये लो और माँ जी को साथ ले जाओ और उनका बिल लेकर टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेज दो और रिपोर्ट लाकर मुझे दिखाओ। और फिर डॉक्टर खान अम्मी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, माँ जी अब डॉक्टर मिनाहिल के साथ चली जाएं। और मेरी तरफ देखते हुए डॉक्टर खान बोला, यासिर साहब अब भी माँ जी के साथ चले जाएं। रिपोर्ट आने के बाद मैं मेडिसिन लिख दूंगा, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे डॉक्टर खान की कुछ बातों की समझ आई तो कुछ की नहीं। मैंने कुर्सी से उठते हुए बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए इस बात में सर हिलाकर कहा, जी बेहतर डॉक्टर साहब। खड़ा होकर मुश्ताक नजरों से डॉक्टर मिनाहिल की तरफ देखने लग गया और इसी असना वो भी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई थी और मेरी छेछेवरी नजरों की परवाह किए बगैर पर्ची को हाथ में पकड़े अम्मी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, आए माँ जी मेरे साथ। अम्मी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई डॉक्टर मिनाहिल के साथ कमरे से बाहर निकले और मैं भी उनके पीछे कमरे से निकल आया। मैं डॉक्टर मिनाहिल और अम्मी के पीछे पीछे चलता हुआ लेबोरेटरी की तरफ जाने लगा।
डॉक्टर मिनाहिल मेरे आगे आगे चल रही थी और उसने अम्मी को बाजू से पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई पर्ची के साथ बाजू को हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अम्मी से बातें करती हुई मेरे आगे आगे चल रही थी। मिनाहिल की ड्रेसिंग बहुत प्यारी थी। इसने काफी शॉर्ट शर्ट और नीचे सफेद ट्राउजर पहना हुआ था। इसने इतनी सर्दी में भी शिफॉन का बारीक सा दुपट्टा गले में डाला हुआ था। जैसे जैसे मिनाहिल चलती तो वैसे ही इसकी शॉर्ट शर्ट पर सलवटें पड़ जाती। हालांकि मिनाहिल जिस सोसाइटी से ताल्लुक रखती थी वहां ऐसी ड्रेसिंग को नॉर्मल समझा जाता है। क्योंकि मेरे दिमाग पर मिनाहिल मुकम्मल तौर पर बर्जमान हो चुकी थी, मैं मिनाहिल का एक्सरे कर रहा था। मिनाहिल को देखकर मैं अस्पताल वाली जूनियर डॉक्टर को भूल गया था, वरना वो भी मिनाहिल से कम नहीं थी। मगर इस वक्त जो आंखों के सामने दुख रहा था, दिल इसी के गीत गा रहा था। इन लोगों के लिए तो ऐसा लिबास आम बात थी। मुझे मिनाहिल के पीछे पीछे चलना अच्छा लग रहा था। अच्छा भी कैसे ना लगता, इसका इतना दिलफरेब मंजर जो देखने को मिल रहा था। मैं छेछुरों की तरह देखी जा रहा था और मैं उनसे कुछ फासला रखकर पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ा सा आगे जाकर मिनाहिल ने मेरी नजरों को महसूस किया तो उसने गर्दन घुमाकर पीछे मेरी तरफ देखा। इसके यूं पीछे देखने की मुझे तवक्को नहीं थी। मैं इतना मगन था कि चंद लम्हों के लिए मुझे भी पता ना चला कि वो माजबीन गर्दन घुमाकर मेरी नजरों का ताकुब कर रही है। और वो ही हुआ जो होना था। इसने मेरी नजरों का ताकुब करते हुए मेरी चोरी को पकड़ लिया और उसके उठते हुए कदम रुक गए। मिनाहिल ने रुकते ही अपना रुख मेरी जानिब किया और अम्मी का बाजू छोड़ते हुए मुझे घूरते हुए बोली, आप माँ जी को लेकर लेबॉर्ट्री जाए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। मैंने मिनाहिल के सर्द लहजे को महसूस करते हुए जल्दी से अपनी नजरों को झुकाया और कहते हुए, जी अच्छा, अम्मी को लेकर मिनाहिल के इशारे से बताए हुए लेबॉर्ट्री रूम की तरफ चल पड़ा। मिनाहिल वापस अपने भाई डॉक्टर खान के कमरे की जानिब चली गई और मैं अपनी छेछेवरी हरकत पर खुद को कोसते हुए अम्मी को लेकर लेबॉर्ट्री पहुंचा। मुझ में दोबारा हिम्मत न हुई कि मैं मुड़कर मिनाहिल का एक दफा फिर नजारा कर सकूं। गलती भी मेरी थी और मिनाहिल के नाला होने पर मुझे गुस्सा इस पर भी आ रहा था कि यह खुद को समझती किया है। न जाने किस बात पर उसको इतना गुरूर है। बाजार में इसका रवैया मेरे साथ दोस्ताना था और अस्पताल में ये अफकेरी नखरे दिखा रही है। लेबॉर्ट्री में पहुंचा तो वहां खड़े दो लड़कों ने मेरी तरफ देखा और एक ने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए साथ खड़े लड़के से आहिस्ता से कोई बात की तो दूसरे लड़के ने भी मुझे सर से पांव तक देखा। मैं उनकी नजरों और उनकी आपस में गुफ्तगू से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी ड्रेसिंग पर मेरा तमस्खुर उड़ा रहे हैं तो मैं जो पहले ही इस नाज़नैन के कड़वे लहजे की कड़वाहट को अपने अंदर उतारने की कोशिश में था, मेरा पारा मजीद चढ़ गया। मैं घूर कर पहले लड़के की तरफ देखने लग गया। मेरे यूं देखने पर वो लड़का एकदम संजीदा हो गया और काउंटर से निकलकर मेरी तरफ बढ़ा और बोला, जी सर। मेरा कद काठ काफी लंबा था और जसामत भी ऐसी थी जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग की गेम करता हूँ। ऊपर से मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी और टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनी हुई थी जिससे मेरा सीना मजीद उभरा हुआ था और मेरे शोल्डर काफी तगड़े महसूस हो रहे थे। यह कुदरत की इनायत थी, वरना तो मैंने कभी क्लब की शक्ल भी नहीं देखी थी। मैंने बड़े सर्द लहजे और तुर्श नजरों से इसको देखते हुए कहा, ये मेरी वालिदा है, उनका टेस्ट करवाना है। लड़का मेरी नजरों और मेरे लहजे को भांपते हुए बड़े अदब अंदाज में बोला, सर पर्ची कहाँ है? मैंने कहा, वो मिनाहिल के पास है, उन्होंने कहा था कि आप लोग इधर जाकर बैठो, मैं आती हूँ। मेरे मुंह से सीधा मिनाहिल का नाम सुनकर इस लड़के ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और वजाहत तलब निगाहों के साथ शश उपंज में मुब्तला हो गया। इसे सोच में गुम देखकर मुझे भी अपने एक्ट का एहसास हुआ कि मैंने कैसे मिनाहिल का नाम लिया है जैसे वो कोई मेरी बहुत करीबी जाने वाली दोस्त हो। इस एहसास के साथ ही मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि डॉक्टर मिनाहिल के पास पर्ची है। वजाहत सुनते ही लड़का काउंटर से बाहर निकला और एक तरफ रखी कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए बड़े अदब एहतराम से बोला, सर आप उधर तशरीफ रखें और माँ जी को भी इधर बैठा दें, मैम आती हैं तो मैं उनसे पर्ची लेकर माँ जी का टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने लड़के की तरफ इसी अंदाज से देखा और उसको शुक्रिया के अल्फाज कहकर अम्मी को कुर्सियों की तरफ जाने का इशारा किया और खुद भी कुर्सियों की जानिब बढ़ा। इससे पहले कि मैं कुर्सी पर बैठता लेबॉर्ट्री का दरवाजा खुला और आंटी फरहत अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे ही मिनाहिल अंदर दाखिल हुई। आंटी फरहत अंदर दाखिल होते ही हमारी जानिब बढ़ी और मुस्कुराते हुए सलाम किया और बोली, सॉरी खाला जान, मुझे अस्पताल से आते हुए देर हो गई, आपको इंतजार करना पड़ा। अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी और अच्छे तरीके से तसल्ली बख्श चेकअप किया। वो आंटी बोली, ये तो अच्छा हुआ। और मिनाहिल की तरफ देखते हुए बोली, मिनाहिल बेटा, ये मेरी खाला जान है, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने कल डॉक्टर खान से उनके मुतालिक बात की थी। तो मिनाहिल मेरी तरफ एक नजर भर कर देखते हुए बोली, जी आंटी, मैंने उनको आते ही पहचान लिया था। आंटी फरहत ने हम करते हुए सर हिलाया और मिनाहिल की तरफ देखते हुए बड़ी अपनायत से बोली, मिनाहिल बेटा, उनको सिर्फ पेशेंट की तरह मत ट्रीट करना, ये बहुत खास लोग हैं। मैंने गौर किया कि आंटी फरहत ने लफ्ज खास लोग इस्तेमाल करते हुए मेरी तरफ बड़ी गहरी निगाह डाली थी और उसकी निगाह में सिवाय मस्ती के कुछ नहीं था, जिसको मैंने अच्छी तरह नोट कर लिया। आंटी फरहत की बात सुनकर मिनाहिल बड़ी शोखी से आंटी फरहत के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आंटी जी, आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही है। आप उनसे भी पूछ लें कि क्या हमने उनके साथ आम मरीजों की तरह रवैया रखा है। इससे पहले कि आंटी कुछ कहती, अम्मी बीच में बोल पड़ें। अम्मी मिनाहिल की तरफ बड़ी शफकत निगाह डालते हुए बोले, हाँ फरहत, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से चेकअप किया है और हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। अम्मी की दलील सुनते ही मिनाहिल बड़ी शोखी से चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, ले आंटी जी, अब